गवर्नर इस वक्त देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं और आपसे थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। तो गवर्नर भी वहां पर पहुंच चुके हैं और नागपुर में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर तमाम नेता आप देख रहे हैं, अलग अलग दलों के मौजूद हैं, जिसमें पवार गुट, शिंदे गुट और बीजेपी, तीनों को साथ लेके चलना एक बड़ी चैलेंज, एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। यहाँ पर अब थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होनी। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या व इतर सर्व मान्यवरांच्या व्यासपीठावर हात सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावे। आता राज्यगीत होईल, कृपया उभं राहावं। तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिवला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्ली देही रक्तदानी तो महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा। माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन। माननीय राज्यपाल महोदय, मंत्री पदाची तसेच गुप्तताची शपथ घेण्यासाठी माननीय पदनिर्देशित मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची कृपया परवानगी असावी। आता शपथविधी सोहळा सुरू होईल, कृपया सर्वांनी शांतपणे बसावं प्लीज। सर्वप्रथम मी नाव पुकारणार आहे, ते आहे श्री चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुले। मी चंद्रशेखर बावनकुले बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की राजनीति में नसीब चेंज होती है कभी कभी। अशा भारतात 2019 में इनका टिकट काटा गया था। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे। चंद्रशेखर बावनकुले ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस की पहली सरकार में और ये ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदर्भ से आते हैं। इस बार चंद्रशेखर बावनकुले को खास सरकार चुनाव के पहले उन्हें मंत्रिमंडल में
किंवा मला उनको भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया था, ये सोचकर कि कहीं उसका फायदा उन्हें होगा भाजपा बीजेपी को। आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना अब शायद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा, व अप्रत्यक्षपणे लेकिन दोबारा अब मंत्री बनने का मौका मिला है। जैसे मैंने कहा कि 19 में उनका टिकट कट गया था विधानसभा के लिए, फिर उन्हें विधान परिषद भेजा गया। एक सीनियर ओहदा उन्हें मिलेगा। श्री राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील। राधाकृष्ण विखे पाटिल दोबारा मंत्री बन रहे हैं इस मंत्री परिषद में। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे। ईश्वर साक्षर शपथ घेतो की पार्टी बदलने में काफी माहिर है। दरअसल इनका परिवार कांग्रेस से आता है पूरा। कांग्रेस से शिवसेना गए थे। इनके पिता बाला साहेब विखे पाटिल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अर्थ राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री थे, मंत्री म्हणून और तब राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के सरकार में मंत्री थे। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे। फिर 2014 से 2019 कांग्रेस के नेता विपक्ष रहे और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करके अब बीजेपी में भी 2019 के बाद मंत्री पद की अपेक्षा रखे हुए थे, लेकिन हो नहीं पाया, सरकार बदल गई। लेकिन 2022 से दोबारा वो मंत्री बने हुए हैं। महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून मराठा समाज से हैं, उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब एक और मौका असं उन्हें दिया जा रहा है। माझी कामे क्या 2.5 साल के रोटेशन में राधाकृष्ण विखे पाटिल आएंगे, वो भी देखना होगा। खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद। Congratulations, all the best. Yes. महाराष्ट्र का ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बंपर मंत्रिमंडल हो रहा है, यानी एक साथ काफी मंत्री शपथ ले रहे हैं। काफी कम जगह उन्होंने छोड़ी हुई है शपथ नहीं लेने के लिए। बट शपथ विधि का प्रोटोकॉल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चंद्रशेखर बावनकुले से शपथ ग्रहण शुरू हुआ है। सकीना मियालाल मुशरिफ। हसन मुशरिफ एनसीपी के हैं। बड़ा दिलचस्प इनकी यात्रा रही है। हसन मुशरिफ कई सालों तक कोल्हापुर से जीतते हैं। कोल्हापुर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से। इनकी कोऑपरेटिव की शुगर बिल्स है और इसी को लेकर किरीट सोमैया इनके पीछे पड़े हुए थे। इनके घर पर ईडी की रेड हुई थी। इनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद अजीत पवार के साथ उन्होंने एनसीपी छोड़ी, यानी शरद पवार का साथ छोड़ा और वो अजीत पवार के साथ चले गए। अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना पूरे मंत्रिमंडल में अकेले मुस्लिम समुदाय के मंत्री रहेंगे, वो भी एनसीपी की कोटे से। भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीना बी मियालाल मुशरिफ अल्लाह साख शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचार वरिष्ठ नेता माने जाते हैं एनसीपी के। माना जा रहा था कि इस बार ड्रॉप होंगे। कहीं ना कहीं अजीत पवार भी अपनी पार्टी को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1999 के बाद जिस तरीके से उनके चाचा ने किया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय से उनके मंत्रिमंडल उनके विधायकों में लोग नहीं है। इसके चलते हसन मुशरिफ को दोबारा मौका दिया जा रहा है शायद। All the best.
हसन मुशर्रफ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र से जो एनसीपी का एक तरीके से गढ़ है, इसी इलाके से एनसीपी के ज्यादातर विधायक जीतकर आए हुए हैं। और इस बार की लड़ाई काफी मुश्किल थी क्योंकि इस बार शरद पवार ने खुद जाकर हसन मुशर्रफ के खिलाफ कैंपेनिंग वहां पर की थी। माना जा रहा था कि शायद हसन मुशर्रफ को मौका नहीं मिल पाएगा। बच्चू पाटिल। चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में, मराठा समाज से आते हैं। 9 मंत्री पद उनके पास थे एक वक्त पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी कि बीजेपी से जो सीनियर नेता है उनका पत्ता कटेगा। चंद्रकांत पाटिल का भी उसमें नाम था। ये भी कोल्हापुर से आते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी पुणे जिले में आती है, तो वहां से वो लगातार दूसरी बार जीते हुए हैं। एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। अहम मंत्री पद की अपेक्षा मी चंद्रकांत पुणे है। सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी बीजेपी ने अपने सीनियर लोगों की जो लिस्ट है वो अभी भी जारी रखी है। इसमें अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि 9 नए फेसेस दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ जो सीनियर फेसेस है उसमें से कई लोगों को कायम रखा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद तो मुख्यमंत्री है ही, लेकिन उसके साथ गिरीश महाजन हो या चंद्रकांत पाटिल हो, पंकजा मुंडे का नाम भी उसमें आता है, आशीष शेलार भी उसमें हमें नजर आते हैं कि जिनको राधाकृष्ण विखे पाटिल जो एक और सीनियर मंत्री है वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। इन सभी के नाम इसमें कायम रखे हुए नजर आ रहे हैं। इस बार कौन सा मंत्री पद मिलता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 3 लोगों में जो अहम पोर्टफोलियोज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बीजेपी के खेमे में जो होम डिपार्टमेंट है जिसे हम गृह विभाग कहते हैं, गृह विभाग उनके खेमे में आया हुआ है, राजस्व उनके खेमे में है, ऊर्जा यानी पावर डिपार्टमेंट उनके खेमे में आया हुआ है, इरिगेशन विभाग उनके पास है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र में एक विभाग होता है वो उनके पास में है, मेडिकल एजुकेशन उनके पास में है। तो ये विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो सीनियर मंत्री इस वक्त शामिल है, खास करके चंद्रकांत पाटिल जैसे लोग कि जिनके पास एक जमाने में काफी बड़े डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनका क्या होगा वो भी देखना होगा। हालांकि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन शाम तक इस मंत्रिमंडल विस्तार पूरा होने के बाद रात तक पोर्टफोलियो की लिस्ट आने की उम्मीद की जा रही है। श्री गिरीश गीता दत्तात्रेय महाजन। मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक गिरीश महाजन देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। अनुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे उनका संकट मोचक उन्हें माना जाता है कई बार। हालांकि गिरीश महाजन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन गिरीश महाजन का जो मुद्दा है वो पिछले सरकार के समय यानी उद्धव ठाकरे की सरकार के समय काफी बड़ा बनाया गया था। इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस दोबारा गृह मंत्री बनने के बाद ये पूरा मामला पलटा और सीबीआई के पास अब इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन गया हुआ है। गिरीश महाजन भी उम्मीद किए हुए हैं कि कोई बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो उनके झोली में आएगा। उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने उत्तर महाराष्ट्र में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका बीजेपी का यहां पर महाराष्ट्र का वहां पर आता है।
मी गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील ईश्वर साख शपथ घेतो की गुलाबराव पाटिल शिवसेना के मंत्री के पद के तौर पर शपथ ले रहे हैं। 2014 से 19 तक भी मंत्री थे। 2019 के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्री थे। ये भी उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। जलगांव डिस्ट्रिक्ट से विधायक कई सालों से जीतकर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार के काफी निष्ठावान विधायक माने जाते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। मौका मिल रहा है दोबारा। शिवसेना के अब सीनियर मंत्री माने जाएंगे। ईश्वर साख शपथ घेतो की ये पहले मंत्री है शिवसेना से जो शपथ ले रहे हैं। अब तक बीजेपी के मंत्री शपथ ले रहे थे। प्रोटोकॉल में देखा जाए तो गुलाबराव पाटिल का शपथ लेना काफी चीजें कहता है। आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार। गुलाबराव पाटिल ने जय हिंद जय महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की तारीफ भी की थी एक जमाने में, एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बावजूद भी। हालांकि फिलहाल दोबारा मंत्री बनने का मौका बहुत कम उन्होंने, हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से जो मंत्री पद की लिस्ट आई हुई है उसमें 6 नए चेहरे दिए गए हैं और 5 पुराने चेहरों को कायम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल उन 5 पुराने चेहरों में से हैं कि जिन्हें कायम रखा गया है। इस बार की लड़ाई उनके लिए भी काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे खुद उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए उनके इलाके में गए थे। वहां पर एक निर्दलीय विधायक को समर्थन दिया गया था, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर गुलाबराव पाटिल दोबारा जीते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ भी गुलाबराव पाटिल का उनके जिले में काफी बड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ ले रहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से। श्री गणेश रामचंद्र नाईक। गणेश नाइक ये भी ओरिजिनली शिवसेना से है। हालांकि उनकी यात्रा भी राधा कृष्ण विखे पाटिल जैसी है। गणेश नाइक शिवसेना से फिर एनसीपी में गए। एनसीपी से शरद पवार के करीबी माने जाते थे। 15 साल तक मंत्री बने रहे और उसके बाद जब चुनाव हारे 2014 में, तब 19 में बीजेपी का रास्ता अपना लिया। जीत कर तो आए, लेकिन मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अलग हो गई थी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। लेकिन अब आखिरकार उन्हें मौका मिल रहा है। ओबीसी समाज से आते हैं, नवी मुंबई से विधायक हैं और आगरी समाज के ताकतवर नेता माने जाते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल। गणेश नाईक की कोशिश काफी रही थी कि किसी भी हालत में मंत्री बनने का मौका मिले, असा मंत्री म्हणून और आखिरकार ये मौका उन्हें अब मिल चुका है। पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। श्री दादा रेशमाबाई दगड़ूजी भूसे। दादा भूसे एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। जब एकनाथ शिंदे ने यह बगावत का प्लान बनाया था तो उस बगावत के प्लान में दादा भूसे भी आगे थे। दादाजी पिछली सरकार में इनके पास अहम पोर्टफोलियो भी थे एकनाथ शिंदे के करीबी के तौर पर। स्थापित झाले आहे। अब इस बार एकनाथ शिंदे के पास अहम पोर्टफोलियोज है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। शिवसेना को अर्बन डेवलपमेंट विभाग मिला है, शिवसेना को एमएसआरडीसी यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का विभाग मिला है, शिवसेना को हेल्थ विभाग मिला है, शिवसेना को इंडस्ट्री यानी उद्योग विभाग भी उनके पास मिला हुआ है। तो ऐसे में जो उनके सीनियर मंत्री उनके साथ में आए हुए हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हें विभाग डिस्ट्रीब्यूट करने में एकनाथ शिंदे को कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मी दादाजी रेशमाबाई दगडू भुसे
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की दादा भुसे मालेगांव से महाराष्ट्र विधायक है। म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा उनके मला बगल त्रास की सीट होईल पर अशी कोणतीही बाब एमआईएम के आता अकेले म्हणून विधायक जीतकर आए हुए हैं। यथायोग्य पार लोकसभा पाडण्यासाठी चुनाव में मालेगांव की आवश्यक दोनों असेल ते कॉन्स्टिट्यूंसीज खेरीज में करून मिलकर एरवी 1,96,000 कोणत्याही व्यक्तीला वोट एक किंवा तरीके से पड़े थे व्यक्तींना कांग्रेस के उम्मीदवार को और वहां से जीत हासिल हुई थी कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार को। कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दादा भुसे के पीछे हमको पंकजा मुंडे दिखाई दे रही है। पंकजा मुंडे वहां पर प्रतीक्षा में है कि उनका मौका कब आएगा मंत्री पद की शपथ लेने का। 2014 में जब बीजेपी की पहली सरकार बनी थी तब पहले 6 मंत्रियों ने जो शपथ ली थी उसमें पंकजा मुंडे थी, लेकिन इस बार 5 साल का इंतजार और अब तक मंत्री पद की शपथ नहीं है। हालांकि ये धूलीचंद राठौड़ महायुति की सरकार है। संजय राठौड़ शिवसेना के और एक मंत्री, काफी विवादास्पद मंत्री रहे हैं। एक और एक मंत्री है, जब शिवसेना में थे तब भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा एक लड़की की आत्महत्या हुई थी मी खरी जिसको लेकर संजय राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला विभाग की अध्यक्षा अदालत में भी गई हुई है कि संजय राठौड़ के खिलाफ जांच होनी चाहिए। वो मामला अभी भी अदालत में है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में पॉलिटिकल भूचाल आया। संजय राठौड़ एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उसके बाद मंत्री भी बन गए। तब भी बीजेपी की तरफ से विरोध किया गया था कि संजय राठौड़ को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। माना जा रहा था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने जब आज तक से बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि कई पैरामीटर्स लगाए जाएंगे, लेकिन शायद संजय राठौड़ के मामले में वो पैरामीटर नहीं चल पाए। एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, बंजारा समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, जिसके चलते एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल कंपल्शन होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें मंत्री बनाना चाहिए, दोबारा इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। संजय राठौड़ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माऊली, जय सेवालाल। श्री धनंजय रुक्मणी पंडितराव मुंडे। धनंजय मुंडे एक और विवादास्पद मंत्री जिसको लेकर एनसीपी में अंदरूनी लड़ाई हो गई थी। अजीत पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। 2019 में भी जब अजीत पवार ने सुबह का शपथ विधि किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ में, तब भी धनंजय मुंडे उनके साथ में थे, ऐसा माना जा रहा था। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे के खिलाफ बगावत की, एनसीपी ज्वाइन की, अजीत पवार के साथ रहे और शरद पवार के खिलाफ उन्होंने अजीत पवार का हमेशा साथ दिया। इन्हें भी शायद मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा माना जा रहा था, क्योंकि अब मुंडे परिवार से 2 कैबिनेट मंत्री इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। एक पंकजा मुंडे बीजेपी की तरफ से होगी और धनंजय मुंडे एनसीपी से मंत्री बन रहे। मी धनंजय रुक्मिणबाई पंडितराव मुंडे 2014 से 2019 तक विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे। तब पंकजा मुंडे पर भ्रष्टाचार के आरोप अशी कोणतीही बाब धनंजय मुंडे ने लगाए हुए थे और अब दोनों भाई बहन एक ही सरकार में काम करने जा रहे हैं, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे। प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
नए मंत्री अब कौन शपथ लेंगे उसका इंतजार हो रहा है, कहीं पंकजा मुंडे ना हो। श्री मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा। मुंबई से पहले मंत्री हमें नजर आ रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव देखते हुए शिवसेना से किसी को अभी तक फेस नहीं बनाया गया है, लेकिन बीजेपी ने 2 विधायकों को मुंबई से मौका दिया है। उसमें से मंगल प्रभात लोढ़ा, जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुंबई में बीजेपी का बैकबोन माने जाने वाला गुजराती और राजस्थानी समाज का नेतृत्व एक तरीके से करते हैं। लोढ़ा ईश्वर साक्ष्य कृत्वा अहम शपथ करोमि। मुंबई के मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आते हैं। अहम सत्यम श्रद्धा च निष्ठा च धारयिष्यामि। भारत से सार्वभौमत्व च ऐक्य च अहम समुन्नत। मंगल प्रभात लोढ़ा एक सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के करीबी, जो अब मंत्रिमंडल में दोबारा मौका मिल रहा है। माना जा रहा था कि मंगल प्रभात लोढ़ा की जगह पर किसी और को मुंबई से मौका दिया जाएगा। पिछले मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे हैं, कई बार कंट्रोवर्शियल बातें भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर मंगल प्रभात लोढ़ा को मौका दिया जा रहा है। अहम मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा ईश्वर साक्षी ने शपथ करोमि यत महाराष्ट्र राज्य से मंत्री रूपेण। बीजेपी के कैडर से उभरा हुआ नेतृत्व है मुंबई में। कई सालों तक यह विषय अलग अलग पदों पर काम करने के बाद विधायक बनने का मौका मिला और दूसरी बार अब मंत्री बनने का भी मौका मिल रहा है। भवत ततः वर्जयित्वा अन्यथा कस्यापि व्यक्तिन व व्यक्तिना समक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकटयतु व ज्ञापयतु व न करिष्यामि। भारत माता की जय। श्री उदय स्वरूपा रविंद्र सामंत। उदय सामंत एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। सबसे आखिर में गुवाहाटी जाने वाले रविंद्र सामंत शिवसेना के नेता थे। शिवसेना भवन में उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग अटेंड की और उसके बाद वहीं से निकलकर सीधे एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी गए थे। उदय सामंत की यात्रा भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआत उनकी कांग्रेस से रही, कांग्रेस से एनसीपी में आए और एनसीपी से 2014 के बाद शिवसेना में प्रवेश किया जब चुनाव हारे थे और उसके बाद से शिवसेना से जीतते आ रहे हैं। कोणाच्याही विषयी ममत्व उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद भी उद्योग मंत्री बनने का मौका मिला था और इस बार फिर एक प्लम पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब तक 11 मंत्रियों ने शपथ ली हुई है, 12 मंत्रियों ने दरअसल शपथ ली हुई है और अभी भी कई मंत्रियों का शपथ ग्रहण चलता रहेगा। बीच बीच में हम शपथ ग्रहण में क्या हो रहा है वो भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना के प्रवक्ता, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी साथ में जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ महेश चव्हाण एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व महापुरुषांना मी अभिवादन करतो, खानदेशच्या हैराणीच्या मातीला नमन करतो। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्र सिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे जयकुमार रावल आदिवासी इलाके से आते हैं। बीजेपी में एक बार फिर मंत्री बनने का मौका, पिछली बार यह मौका चूक गया था, बीजेपी के पास इतनी जगह थी नहीं, लेकिन इस बार उन्नत राखीन। देवेंद्र फडणवीस ने एकोमोडेट किया है उन्हें। मंत्री म्हणून
माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्रसिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशा कोणतीही बाब जयकुमार रावल ने भी पंकजा मुंडे से पहले शपथ ली है. पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना जयकुमार रावल इससे पहले भी टूरिज्म मंत्री रह चुके हैं. देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे. जय हिंद. 2022 से भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया. लेकिन अब एक बार फिर पंकजा मुंडे 5 साल इंतजार किया पंकजा मुंडे ने विधान परिषद जाने का, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर एनसीपी एसपी से चुनाव हारी. एनसीपी एसपी के उम्मीदवार जीते. ईश्वर साक्ष शपथ घेते. मराठा ओबीसी पोलराइजेशन का झटका एक तरीके से पंकजा मुंडे को लगा था, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें विधान परिषद भेजा गया और अब कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिल रहा है. एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र 2014 से 2019 तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री रही पंकजा मुंडे. सदसद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे और अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रही है. तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की पंकजा मुंडे को हमेशा लगता रहा कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है. कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ में उनकी दूरी बनी रही. 2014 में उनका एक रिमार्क बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि जनता के मन की मुख्यमंत्री तो मैं हूं. तब वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी माना जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मौका मिला. मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कई बार पब्लिक स्पाट हुआ है उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ में. लेकिन अब महाराष्ट्र की स्थिति काफी स्टेबल हो चुकी है बीजेपी में. देवेंद्र फडणवीस अब एकमेव नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के बनते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में पंकजा मुंडे को शामिल करके बीजेपी ने एक बार फिर अपना लुक ओबीसी यानी ओबीसी की तरफ देखने का जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसे अंडरलाइन किया है. एक तरीके से पंकजा मुंडे को दोबारा मौका दिया गया है मंत्री बनने का. मध्य प्रदेश की प्रभारी भी रह चुकी है पंकजा मुंडे. शिवराज सिंह चौहान जब वहां पर चुनाव लड़ रहे थे तब मध्य प्रदेश की प्रभारी भी थी, सचिव थी. बीजेपी के सचिव पद पर भेजा गया था उन्हें. तो अतुल सावे अब मंत्री पद की शपथ लेंगे. औरंगाबाद से आते हैं. संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर जिसका नाम किया गया था, इनका भी बड़ा दिलचस्प इतिहास है. इनके जो पिता है वो शिवसेना के पहले मेयर थे. तब औरंगाबाद कहा जाता था, औरंगाबाद महानगर पालिका के. बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते थे. शिवसेना के पहले सांसद भी बने औरंगाबाद से. लेकिन अतुल सावे बीजेपी में आए और मंत्री पद का मौका भी उनको मिल रहा है. हमारे साथ में शपथ घेतो की मेहमान जुड़े हुए हैं. स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या. तो चलिए, प्रदीप भंडारी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के. कृष्णा हेगड़े हमारे साथ में है, प्रवक्ता शिवसेना के. किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के, और महेश चव्हाण है एनसीपी एसपी के. शुरुआत करेंगे कृष्णा हेगड़े जी. आपकी पार्टी से ही शुरुआत हो गई. नरेंद्र भोंडेकर जो आपके पार्टी के उपनेता है, विदर्भ के समन्वयक है, पार्टी के पदों से इस्तीफा भी दे दिया. अभी तक शपथ ग्रहण भी पूरा नहीं हुआ है. 13 मंत्रियों ने शपथ ली है. जैसे ही पता चला कि मंत्री पद में मौका नहीं मिल रहा है, इस्तीफा दे दिया. कृष्णा हेगड़े. साहिल जी, मुझे लगता है, देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है आज 39 जो मिनिस्टर्स स्वेरिंग इन कर रहे हैं, इसमें मराठा भी है, ओबीसी भी है, धंगर भी है, वंजारी भी है, बंजारा भी है, और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला है. मुझे लगता है कि इसके पहले जो कैबिनेट था, बहुत सारे जो सीनियर मिनिस्टर्स वहां पर काम किए, उनको फिर से मौका मिला है.
तो एक कंटिन्यूटी है महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के प्रगति के लिए। और जो जो योजनाएं, कृष्णा हेगड़े जी मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए वो उनका पर्सनल कोई रीजन होगा जिनके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कामकाज का फर्क पड़ेगा। ये हमारा जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, नहीं हम बात कर चिट्ठी लिखी है कृष्णा हेगड़े जी, नरेंद्र भोंडेकर ने चिट्ठी लिखी है कि नाराजगी की चिट्ठी लिखी है उन्होंने एकनाथ शिंदे को। कई लोगों को इच्छा थी मंत्री बनने की। साहिल जी देखिए, सभी का मन करता है कि मंत्री बने, कि सभी का मन करता है विधायक बने, सभी का मन करता है कि महामंडल के चेयरमैन बने। उनके जो नाराजगी है एकनाथ शिंदे जी बात करेंगे, उनको मना लेंगे। वो हमारे नेता है, साथ में बैठ के एक घर का, एक परिवार का एक इशू है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं, सुन लेते हैं कि कौन शपथ ले रहा है और उसके बाद दोबारा मैं आता हूं आपके पास में। नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी अशोक जनाबाई रामाजी उईके ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अशोक उईके ये पहले भी मंत्री रह चुके थे, हालांकि तब उनको 3 महीने का मंत्री बनने का मौका मिला था 2019 में, और अब दोबारा उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल में देख रहा था, कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उसमें 9 नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 19 लोग शपथ लेंगे बीजेपी की तरफ से, उसमें से 7 ओबीसी चेहरे हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से ओबीसी समाज का समर्थन रहा इस चुनाव में, उसके लिए ओबीसी समाज से इतने चेहरे हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी, देखिए इस देश ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं और हम हमेशा से सोशल यूनिटी में विश्वास रखते हैं। और जरूर मैं मानता हूं कि ओबीसी समाज के लिए हम कंप्लीटली साथ में खड़े, बाकी सब समाज के लिए भी खड़े, सबका साथ सबका विकास में। पर एक छोटी सी बात आप कहना चाहूंगा, अभी के शपथ ग्रहण में और जो इंडिया अलायंस का शपथ ग्रहण हुआ था झारखंड में, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है साहिल जी। कांग्रेस पार्टी ने एक भी ओबीसी मिनिस्टर अपने कोटे से नहीं बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी ओबीसी मिनिस्टर्स बनाए, और यही हम दोनों के बीच में डिफरेंस है। तभी कांग्रेस पार्टी 50 साल तक ओबीसी कमीशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। यूथ और एक्सपीरियंस दोनों यहां पे, पंकजा मुंडे जी भी हैं, गिरीश महाजन भी है, नए युवा चेहरे भी आए हैं, तो सब समाज को साथ में लेकर ले जाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली विकसित महाराष्ट्र ही लक्ष्य है। किशोर तिवारी, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि और पटाखे फूटेंगे शिवसेना में? वहां पर पहले ही नरेंद्र भोंडेकर इस्तीफा दे चुके हैं, आपके विदर्भ से ही आते हैं, भंडारा से जीत कर आते हैं, तो क्या और पटाखे फूटेंगे? कई लोगों को एक अनार 100 बीमार टाइप की चीज है, कई लोगों को मंत्री बनना है, मौका नहीं मिल रहा है। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। बताता हूँ मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे नरेंद्र भोंडेकर पे अन्याय हुआ है। पिछले वक्त भी उन्हें कहा गया था आणि संविधान व कायदा यानुसार। एक मिनट किशोर तिवारी जी, शंभूराज देसाई यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से जीत कर आते हैं। शंभूराज देसाई, जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की प्लानिंग हो रही थी, शंभूराज देसाई एकनाथ शिंदे के साथ पहले दिन से खड़े थे, करीबी माने जाते हैं। किशोर तिवारी जी, आपका जवाब खत्म करिए। आज पहला दिन है और कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त तो सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको देवेंद्र ने फिर से बना लिया है। फिर व्याभिचारी मिनिस्टर हो या भ्रष्टाचारी हो, सबको बनाया है। तो किसी से भी कोई अन्याय किया नहीं है। और क्लासिक जिस पर केसेस थे, हसन मुशर्रफ ले लो, संजय राठौड़ ले लो, आप धनंजय मुंडे ले लो, तो पंकजा मुंडे ले लो, ऐसा एक भी मिनिस्टर नहीं है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। एक करप्ट मिनिस्ट्री, इतनी करप्ट कि अडानी समर्पित मिनिस्ट्री कहूंगा मैं। और कृष्णा जी, विधायक बनने की इच्छा बहुत लोगों को रहती है, लेकिन तुम्हारा चांस तो गया ना। अभी तो लूट फरोट है। और मैं बता रहा हूँ, आशीष शेलार,
व सत्सद किशोर तिवारी जी, आशीष शेलार शपथ ले रहे हैं, बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कई बार मौका चूका, लेकिन आखिरकार अब मौका मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस की मंत्रिमंडल में जय शाह के करीबी माने जाते हैं, बीसीसीआई में ट्रेजरर, एमसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब यहां पर शपथ लेते हुए प्रदीप भंडारी। किशोर तिवारी का आरोप तो आपने सुना, अब तक जितने मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें हसन मुशर्रफ हो गए, संजय राठौड़ को लेकर तो 2022 में भी बीजेपी का कहना था कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, दोबारा उनको मंत्री बनाया गया। आशीष शेलार की बात सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रदीप भंडारी जो किशोर तिवारी ने कहा उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए साहिल जी, मैं किशोर जी को कहना चाहता हूं कि किशोर जी के पास अगर कोई भी एविडेंसेस है, तथ्य हैं, वो कोर्ट के दरवाजे जा सकते हैं। पहले दिन आज मंत्री पद का शपथ हो रहा है। किशोर जी, मैं समझ सकता हूं कि सबसे घटिया परफॉर्मेंस महाविनाश अघाड़ी ने करा है, इनका अलायंस साथ में है कि नहीं ये इनको गारंटी नहीं है, बाकी इनको कोई तथ्य है तो जाए। महाराष्ट्र की जनता के सामने तो पूरे चुनाव में यही बात कही थी। अब इनको मैं कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो चुका है और आप ऑपोजिशन के अंदर है, आपको आत्मचिंतन पहले करने की जरूरत है। वही मुद्दे आप उठाएंगे जो आपने कैंपेन के अंदर उठाया था, तो आपस से जनता जो है आपको आने वाले बीएमसी इलेक्शंस के अंदर भी धूल चटाएगी। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि खट्टे अंगूर है आपके लिए, आपको हाथ में नहीं मिला तो अभी आप पुराने आरोप निकाल रहे हैं। भाई मंत्री बन गए वो लोग, चुनाव जीत गए, मंत्री बना रहे हैं। नहीं साहिल, मैं बता रहा हूं कि एक अपनी बेटी से कम छोटी लड़की पे बलात्कार करके उसके खून करने का आरोप चित्रा वाघ यानी बीजेपी ने लगाया था। कल उन्होंने सागर बंगले पे देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग कर एकनाथ शिंदे को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप है सर। आप जरा थोड़ा सा आप जो है ना थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए उसमें। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप है उन पर, जो चित्रा वाघ ने लगाया था। सही बात है, आगे बताइए। अरे देखो, चित्रा वाघ जी ने क्या क्या बोला वो सब टेप मैं भेज दूंगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, कल सागर बंगले में संजय राठौड़ जाके मिले, उनके साथ एक सूटकेस भी था। अरे भाई मैं आगे बता रहा, कभी क्लीन चिट नहीं मिली। पूजा चौहान को के आत्मा को शांति मिलने के लिए इनको मिनिस्ट्री में मत लो, ऐसा चित्रा वाघ जी ने कल ही मांग की थी। ये क्या चल रहा है? देखो, जितने पर ईडी सीबीआई के करप्शन के चार्जेस है, एक भी केस में विड्रॉ हुए नहीं है। और वो कहाँ है, वो भांडुप वाले कहाँ हैं हमारे किरीट सोमैया जी? उनके दिल पर कितनी गुजर रही किशोर जी। हाँ, अरे बेटा, संजय राठौड़ को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, थोड़ा पढ़ के आइए। किसने दिया? अरे थोड़ा पढ़ के आइए। आज के समय जनता आपको ये बरचा रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको लगता है कि भैया आपके पास कुछ नए एविडेंसेस हैं? भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, आपके पास नई इन्वेस्टिगेशन है, जाइए कोर्ट। आज के दिन वापस से जनता आपको सबक सिखाएगी, क्योंकि आप मैंडेट नहीं स्वीकार रहे। पहले शुरुआत करते ईवीएम से, फिर जाके करप्शन पे, फिर जाके टेम्पू सुसाइड में। बोलिए आज की जनता, आज जाके हम आत्मचिंतन करेंगे। जो सामने है वो विकास की जीत हो रही है, विकास की जीत। एक तरफा जीत, एक है तो सेफ है की जीत। आप सोचिए आपकी पार्टी साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? कल ही राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी का अपमान किया है, क्या राहुल गांधी के साथ में रहेंगे तब भी? ये सवाल आपको पूछना चाहिए उद्धव ठाकरे से, अगर मेरा जवाब देने का था। वरना राजनीतिक अवसरवादिता इतना हद तक मत चले जाइए, इतनी राजनीतिक अवसरवादिता तक मत चले जाइए। आपको जवाब तो देना होगा इस बीच। ठीक है प्रदीप भंडारी, इस बीच दत्ता भरने शपथ ले रहे हैं और अभी अदिति तटकरे यहाँ पर शपथ ले रही है। अदिति तटकरे के जो महिला बाल कल्याण विभाग है उनकी तरफ से लाडली बहना की स्कीम लाई गई थी और उस स्कीम के यशस्वी होने की वजह से एनडीए के सर पर यह सेहरा चढ़ा है जीत का। हालांकि सिर्फ 4 महिला मंत्री 43 लोगों के मंत्रिमंडल में ली गई है, उसमें से 3 मंत्री बीजेपी की तरफ से हैं और 1 महिला मंत्री एनसीपी से बनी है। शिवसेना ने किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक चीज प्रदीप भंडारी, मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा यहाँ पर। चित्रा वाघ खुद इस मामले में हाईकोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन फाइल किया और वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो बात अलग है। लेकिन किशोर तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई सावरकर पर इतना हमला हुआ, आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
अब संजय राठौड़ शपथ ले रहे हैं, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, आपके ही सरकार के समय पे क्लीन चिट दी गई थी, अब काहे के लिए उसको लेकर इतना सवाल उठा रहे हैं आप? हो गया, आप मंत्री बन रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मैं देवेंद्र की इस देवेंद्र 3 के अंदर मैं चाहता था कि चारित्र्य संपन्न और व्याभिचारी लोगों को स्थान न मिले, लेकिन क्या हुआ, जितने लोगों पर ईडी सीबीआई के चार्जेस थे उनको लेकर आ गए। अब मुझे बताइए, व्याभिचारियों को भी लेके आ गए और द्विभारिया प्रतिबंधक कानून का उल्लंघन करने वालों को तो शुरुआत में ही शपथ दिला दी गई। ऐसी भ्रष्ट मंत्रिमंडल के साथ लेकर देवेंद्र कैसा काम करेंगे? मुझे देवेंद्र पे बहुत दया आने लगी। नरेंद्र भोंडेकर का कैसा हुआ? अरे मुझे दया आ रही है। दया आनी चाहिए आपको, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे में दया आनी चाहिए कि वीर सावरकर जी का अपमान पर अपमान हो रहा है और आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक खत तक नहीं लिख सकते और अलायंस तक नहीं तोड़ सकते। अरे जमानत जब के करीब आ चुके हैं, बीएमसी में भी यही हाल होने वाला है, आधी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जा चुके हैं और चले जाएंगे एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना के साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश रखना है, आपकी प्रायोरिटी वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाना नहीं है। इसीलिए आपका ये हश्र हुआ है और आगे चल के बीएमसी के अंदर भी हश्र होगा। एक बार इस शो में नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी ने जो कल वीर सावरकर जी पे बोला वो गलत बोला पार्लियामेंट के अंदर। इसके पहले तो कहते थे चुनाव के अंदर कि भाई वीर सावरकर जी के पूरे भक्ति के भजन के अंदर उनकी वीर सुपूत के ऊपर राहुल गांधी जो है वो बड़ी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनने ट्वीट कर दिया। अब क्या हुआ, जवाब दीजिए आप। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन सवाल तो सही है ना कृष्णा हेगड़े कि भाई आखिरकार संजय राठौड़ को लेकर बीजेपी ने कितने सवाल उठाए थे? आपको याद होगा, उनका यह कहना था कि संजय राठौड़ को मंत्री पद में नहीं लेना चाहिए। 2022 की बात है, तब तो पॉलिटिकल कंपल्शन का नारा दिया गया। अब क्या हुआ? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें साफ चेहरे चाहिए, पैरामीटर्स लगाए जाएंगे। किस पैरामीटर के तहत संजय राठौड़ दोबारा मंत्रिमंडल में हमको दिख रहे हैं? कृष्णा हेगड़े। साहिल जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वो दोषी पाए गए? बिल्कुल नहीं। और वो जनता की अदालत में गए, वो जीत के आए। लेकिन किशोर तिवारी जी का हालत देखिए, राम विरोधी, सनातन विरोधी, सावरकर विरोधी लोगों के साथ घूमते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं। उसके बाद उनका कार्यकाल देखिए, लेडीज बार से वसूली 100 करोड़ रुपए का, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखने का काम, जो मेट्रो शेड है, कार शेड है, कोस्टल रोड है, जितने सीलिंग है, सभी कॉन्ट्रैक्टर से वसूली। उनका सरकार का नाम था महावसूली सरकार, महावसूली आघाड़ी। और जनता के बीच में हम भी गए और वो भी गए, उन्होंने भी आरोप लगाया। उस महावसूली में कृष्णा हेगड़े माझी कामे निष्ठापूर्वक पूरा साफ कर दिया। जो लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको साफ कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। और अभी भी किशोर तिवारी जी को बस एक सलाह देता हूं कि महाराष्ट्र के जनता के हित में बात कीजिए, योजनाओं के बारे में, महावसूली का आरोप लगाया था ना कृष्णा हेगड़े जी, और ये रोना धोना कृष्णा हेगड़े, जो महावसूली का आरोप लगाया था ना, महेश चौहान हमारे साथ में, जो महावसूली का आरोप लगाया गया था ना, उसमें एक आरोपी, उसमें से जो चार्जशीट थी किरीट सोमैया जी की, उसमें एक आरोपी तो अपने हसन मुशर्रफ भी थे। आज हसन मुशर्रफ भी वहां पर शपथ ले रहे थे। एक आरोप उन पर भी लगा था उस महावसूली में, 11 नाम थे ना, उसमें से एक आरोप तो हसन मुशर्रफ भी थे, पुराने सहयोगी महेश चौहान जी के। महेश चौहान जी, कैसा लग रहा है आपको? सारे के सारे मंत्री शपथ लेने, भुजबल नहीं है उसमें, लेकिन छगन भुजबल। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो जिन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये लोगों के कल्याण के लिए ये सरकार पूरी लगन से काम करेगी। और जहां भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जितने भी लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए जाएंगे इस सरकार की तरफ से, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सभी में हमारा सहयोग रहेगा। और अगर कहीं जरूरत पड़े तो मजबूत विपक्ष के नाते हम उनका विरोध भी करेंगे जनता को न्याय दिलाने के लिए।
अब यहाँ पर साहिल जो मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने कहा कि हसन मुशर्रफ जैसे नेता ने भी शपथ ली है। अरे वहां पर अजीत पवार खुद जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जिन्होंने किए थे, उनके साथ वो भी तो बैठे हैं, वो तो उनके मुखिया है। दूसरी बात यहाँ पर अभी आपने बताया कि शिंदे की तरफ से किसी भी महिला को शपथ नहीं दिलाई गई। ये बहुत दुर्दैवी है, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना का क्रेडिट लिया था, हमें लगा था कि उनकी तरफ से कोई ना कोई महिला को बताइए। बात बताइए महेश चौहान जी, धनंजय मुंडे तो जब शरद पवार मतलब आप लोग साथ में सरकार में थे तब भी तो मंत्री बने थे। आज आपको धनंजय मुंडे से दिक्कत हो रही है। हसन मुशर्रफ तो तब भी मंत्री बने थे। कल आपकी सरकार बनती है, हसन मुशर्रफ आपके साथ आते, तब आप उनको मंत्री नहीं बनाते। अब अजीत पवार बना रहे तो आप कह रहे हैं कि भाई हसन मुशर्रफ को कैसे मंत्री बना सकते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप थे उन पर। साहिल जी, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है। हसन मुशर्रफ जी, धनंजय मुंडे जी या अजीत पवार जी, इन किसी भी पर हम लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक भी आरोप नहीं लगाया था। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप है पूरे के पूरे बीजेपी ने लगाए थे। इसलिए हमें दिक्कत है कि जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उन्हीं को मंत्री बनाया जा रहा है, तो इनको दिक्कत क्यों नहीं है? यह पहला जवाब मेरा आपके सवाल का। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग ने देखा कि मुख्यमंत्री पद के लिए, गृह मंत्री पद के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, रेवेन्यू के लिए, सब मिनिस्टरशिप्स के लिए यहाँ पर झगड़े हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन का क्रेडिट ये तीनों भी नेताओं ने लिया था, तीनों भी पार्टियों ने लिया था, एक भी पार्टी यहाँ पर महिला विकास मंत्रालय के लिए झगड़ते हुए या वाद विवाद करते हुए हम लोग ने देखा नहीं। तो ये खुद को लाडले भाई कहते हैं, लाडली बहनें कहते हैं, और फिर महिला विकास इनको नहीं। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी, इतनी कम महिलाएं कैसे? बीजेपी ने तो चलो 3 महिलाओं को ले लिया, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी देखिए, एकनाथ शिंदे क्रेडिट ले रहे थे कि भाई महिला विकास हमने किया है, महिलाओं के लिए हमने ये योजना लाई है, इसके वजह से हम चुनाव जीते हैं। लेकिन मंत्री देते समय तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये कैसे हो रहा है? पहले मैं मेरे मित्र महेश जी को कहना चाहता हूं, दिसंबर 7, 2024 की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट को पढ़िए, जिन्होंने अजीत पवार जी के ऊपर जो अपना केस है वो डिसमिस कर दिया। अगर आपके पास कोई नए एविडेंसेस है, नवंबर में फैसला आया, स्पष्ट स्टैंड है, कोई भी किसी के ऊपर नवंबर में फैसला आया जी, दिसंबर के अंदर। अभी वापस से 4 दिसंबर वो ट्रिब्यूनल तो इसको चैलेंज करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जाके पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज करेगा ना इसको, बेनामी प्रॉपर्टी के मामले को। ट्रिब्यूनल के नए एविडेंसेस, मैं कह रहा हूं कि अभी चैलेंज किया उसको, बेनामी ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया। आगे भी जाके चलेगी कार्रवाई, जैसे जैसे एविडेंसेस होगी। हम वो कार्रवाई रुकने नहीं वाली है, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो है साहिल जी, वो एनडीए का रिप्रेजेंटेटिव है, भले वो भाजपा हो, भले वो एकनाथ शिंदे शिवसेना हो, भले वो एनसीपी हो, और सब हम एनडीए का लक्ष्य है विमेन लेड डेवलपमेंट। अब वो विमेन लेड डेवलपमेंट है, भले भाजपा ने 3 कहे या एकनाथ शिंदे, अल्टीमेटली सब एनडीए के हैं। और अल्टीमेटली आपका मंत्रिमंडल है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन प्रदीप भंडारी जी, सम्मान की राशि पहुंचाना। प्रदीप भंडारी, आपका मंत्रिमंडल है बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए अभी नरहरी झिरवल यहां पर शपथ ले रहे हैं। नरहरी झिरवल ये उपाध्यक्ष थे, यानी राहुल नार्वेकर अध्यक्ष बनने के पहले उपाध्यक्ष वहां पर थे, और इनके नोटिस के आधार पर पूरी कार्रवाई चली थी शिवसेना के विधायकों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन कानून के तहत। और इन्होंने रिमार्क दिया था कि शिवसेना का व्हिप का उल्लंघन एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए जो 7 विधायक गए थे, वो उन विधायकों ने किया हुआ है उल्लंघन। हालांकि राहुल नार्वेकर ने वो बात नहीं मानी, वो बात अलग है, लेकिन रिमार्क इनका था। आज यही हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मंत्रिमंडल में यहां पर शपथ ले रहे हैं। प्रदीप भंडारी, अपनी बात खत्म करिए। आदिवासी विभाग से, आदिवासी इलाके से आते हैं, इससे यही दर्शाता है प्रदीप भंडारी। देखिए साहिल जी, मैं यही कह रहा था कि हमारा मकसद यही है कि जो भी विकास के रथ पे जुड़ना चाहता है, जिसको भी जनता का समर्थन है, वो हमारे साथ में महायुक्ति में महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन आगे चल के इकोनॉमी बनाने में जुड़ सकता है।
किसके ऊपर भी कोई केस है वो रुकने नहीं वाले हैं। जो हमारी तरफ आए उस तरफ जाए, ये स्पष्ट है। अगर हमारे विरोधियों के पास कोई एविडेंसेस है किसी के बारे में भी, तो वो कोर्ट के दरवाजे को ठकठका सकते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, वो ओपन है इस बात को। परंतु आज इन सबको ये स्वीकारना पड़ेगा। पहले किशोर तिवारी जी ने पूरे डिबेट में अभी तक नहीं कहा कि वीर सावरकर जी का जो अपमान हुआ है, महाराष्ट्र के वीर सपूत, देश के वीर सपूत है, जिसको उद्धव ठाकरे की पार्टी कागज दिखा रहे हैं किशोर तिवारी, सावरकर को अपने दिल में रखते हैं। क्या कागज दिखा रहे हैं किशोर तिवारी? आप वो कागज ही दिखाएंगे, सावरकर का भी जवाब दे दीजिएगा भाई। ये देखो, हाँ किशोर तिवारी, कागज का क्या कागज दिखा रहे हैं? नहीं, ये मेरे पास गौतम अडानी जी ने जो लिस्ट दी थी मंत्रिमंडल की, उसमें जिनके नाम नहीं है उनको लिया गया नहीं है। तो गौतम अडानी जी का एक अप्रूवल और भी है कि 52 पुणे ऊर्जा मंत्र। अरे रुको, मतलब ये टच में, मतलब उद्धव ठाकरे गौतम अडानी के साथ टच में, मतलब आज इन्होंने शो पे मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी गौतम अडानी के साथ टच में। तिवारी जी, मुझे लगा आप थोड़े, अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे भैया ये इनको पहले सावरकर का जवाब दे दीजिए ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना साहिल, सावरकर की भ्रष्टता हम सहन करेंगे नहीं और हम उसका निषेध करते हैं, और सावरकर का अपमान हम सहेंगे नहीं, और कांग्रेस अगर अपमान करती है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी नहीं रहेंगे। और एक बात है, मैं क्लियर कर रहा हूं कि वहां पर गलती हो गई है। वहां उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र थामनार नहीं, वहां पर एक शब्द चूक गया है, महाराष्ट्र आता भ्रष्टाचारात थामनार नहीं, ऐसा था, ऐसा लिखना था। और ये पूरे करप्ट लोगों महेश चव्हाण जी की पार्टी श्री संजय शकुंतला पांडुरंग ने कहा कि भाई उसके बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब आइए महेश चव्हाण जी से पूछेंगे। साहिल जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अभी किशोर तिवारी कह रहे थे कि सावरकर के बारे में कांग्रेस जो कहती है वो सहन नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं कि अडानी के बारे में जो कहा जाएगा वो सहन नहीं किया जाएगा। तो जो कांग्रेस कहती है वो उनके ही समर्थक, उनके ही सहयोगी दल सहन नहीं करना चाहते। कल आपके सांसद ने कह दिया कि भाई अडानी पर काहे के लिए बार बार चर्चा हो रही है, किसानों पर चर्चा करिए। तो कांग्रेस के साथ बात नहीं बन रही। और यहां पर देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। पहले माना जा रहा था कि झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा भी नहीं हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। अब आपके बगल में बैठ के तिवारी कह रहे थे कि अडानी ने लिस्ट निकाली है करके। आप सहमत है उस बात से? देखिए, किसने लिस्ट निकाली है, किसने लिस्ट नहीं निकाली है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अडानी का जो मुद्दा है उस पर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, हमारी पार्टी या शरद पवार साहब के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अडानी के बारे में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, अगर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, नौकरियां निर्माण करना चाहते हैं, उनके साथ अगर संवाद किया जाए तो उसमें गलत क्या है? हमारी ऑब्जेक्शन किस चीज पर होगी या कांग्रेस किस चीज पर ऑब्जेक्शन ले रही है वो अलग है। जो अडानी पर 2000 करोड़ रुपए के आप तो सावरकर के मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ नहीं है सर। नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ है या नहीं है वो बात नहीं है। सावरकर जी का स्वतंत्रता की में बहुत योगदान रहा है, ये बात सभी मानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दा अलग है कि उन्होंने जो माफी मांगी थी वगैरह वगैरह, तो वो उनका कहना है, वो जनता के सामने रख। मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं दोबारा, मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं दोबारा। संजय शिरसाट यहां पर शपथ ले रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जितने असंतुष्ट आत्मा थी 2022 के, संजय शिरसाट, उनको भी मंत्री पद की शपथ दी। सबको नहीं खुश कर पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट तो खुश हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक इस्तीफा आपके पास आ गया, और भी एक दो शायद आ सकते हैं। और हाँ, मैंने ये भी सुना कि भाई कोई हलफनामा लिया गया है कि 2.5 साल के बाद में मंत्री पद बदले जाएंगे। ये हलफनामा क्या है?
बीजेपी तो कांग्रेस का मजाक उड़ाती थी ये सब चीज को लेकर, आप भी हलफनामे ले रहे हैं कृष्णा हेगड़े। साहिल जी उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो जासूसी अपने किशोर तिवारी जी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को, शायद उनको ही मालूम होगा। पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना, उसके बाद जाते हैं किशोर तिवारी के पास। 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल बदली हो रहा है, लेकिन आपको एक बात डेटा वाइज प्रताप सरनाईक नहीं सुनिए, डेटा वाइज मैं आपको बोलता हूँ, हमारे मंत्रिमंडल में 4 महिला है, उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 महिला थे। हमने 10% से ज्यादा जो महिला है उनको यहाँ पर चांस दिया है, और उद्धव ठाकरे जी के पास सिर्फ 3 ही महिला सरनाईक आ गए थे। वर्षा गायकवाड़, उस पर भी बोल दीजिएगा। प्रताप सरनाईक आ गए, सबसे पहले चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कृष्णा हेगड़े, सबसे पहली चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कि ईडी की तकलीफ हो रही है, बीजेपी के साथ चले जाते। आपको याद है ना, आप तब शिवसेना में थे कृष्णा हेगड़े। प्रताप सरनाईक ने पहले चिट्ठी लिखी थी। प्रदीप भंडारी ज्यादा जानते होंगे प्रताप सरनाईक को। प्रदीप भंडारी याद है ना, प्रताप सरनाईक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि बीजेपी के साथ चले जाते हैं, ये तकलीफ रुकी है। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। नहीं, प्रताप सरनाईक याद है ना आपको? मैं कह रहा हूं प्रताप सरनाईक याद है ना आपको? मामले हैं, सुनिए मेरी बात साहिल जी मैं कह रहा हूं, देखिए आप दो चीजों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कि राजनीतिक किसी की चॉइस, कि वो कोई भी पार्टी में जाए उसकी राजनीतिक चॉइस है। दूसरा होता है नहीं सर, जो राजनीतिक चॉइस के अंदर रहता है। देखिए वो चिट्ठी में बताता हूँ क्या थी। जाके किसी को, अरे चिट्ठी में बता दो। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ प्रदीप भाई, चिट्ठी बता देता हूँ ना क्या थी। प्रदीप भाई पता है चिट्ठी क्या थी जी, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। चिट्ठी ये थी बेसिकली कि भाई ईडी के मामले चल रहे थे प्रताप सरनाईक के खिलाफ, किरीट सोमैया पीछे पड़े थे, तो वो उस पर चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को कि ये सब बंद करिएगा, हमारे पीछे ईडी पड़ी हुई है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ जाते हैं, मामला शांति से निपट जाएगा। सबसे पहली चिट्ठी लिखने वाले विधायक आज जाकर मंत्री बने यहां पर, प्रदीप भंडारी। अब उन्हीं के एसेट्स को एनईएल स्कैम के अंदर ईडी ने अटैच किया था। मैं कहना चाहता हूं ये जो मामला है ये कोर्ट के संज्ञान में था, तो कभी कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसी कारण इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी ने जो अपनी इंक्वायरी है उसके अंदर लूप होल्स पाए गए या वो इंक्वायरी के अंदर सॉफ्ट हो गई। कोई कोर्ट की ऐसी कॉन्ट्ररी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी चिट्ठी लिखने को कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन वो इन्फ्लुएंस हुई? तो आप मुझे बताइए, ऐसा मेरे हिसाब से मेरे संज्ञान में तो नहीं है। तो कोई भी राजनीति में कहीं भी जा सकता है, ये राजनीतिक उसकी चॉइस है। परंतु अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम नहीं कर रही, जिसके बारे में कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, जैसे कांग्रेस शासन के अंदर कहा करता था, तब हम लोग की अकाउंटेबिलिटी है। हम अपना कार्य कर रहे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्वायत्त है, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। किशोर तिवारी जी ने हाथ उठाया हुआ है। भरत गोगावले प्रतोद थे, चीफ विप थे, कई बार कहते थे कि भाई कोर्ट सिलाया हुआ है, मंत्री पद की शपथ दीजिए। 2022 से कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं, अब जाके उनको शपथ मिली है क्या कि न्याय वागणूक देईल। किशोर तिवारी जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी ने जो कहा उसका। ईश्वर साक्षी शपथ घेतो। ये सरकार टुक सरकार है, टुक यानी ऑटो वाली सरकार है, और ये टुक सरकार के अंदर चुने हुए भ्रष्टाचारी लाके रखे हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाता है, ईडी उसको उसकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और वो दूसरे टुक वाले को साथ में लेके पार्टी तोड़ देता है। मैं आज बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने सारे आदर्श जमीन पे रखकर इतनी करप्ट और व्याभिचारी लोगों का मंत्रिमंडल बनाया है कि महाराष्ट्र की सरकार, मुझे नहीं लगता कि किसानों के प्रश्न, बेरोजगारों के प्रश्न, महंगाई के प्रश्न नहीं छुड़ाएगी। हमारे गौतम अडानी को सारा महाराष्ट्र सौंप देंगी। मैं बहुत व्यथित होके बोल रहा हूं साहिल। अच्छा एक मिनट जरा प्रदीप भंडारी जी, कल ही प्रधानमंत्री ने, हाँ नहीं प्रदीप नहीं आप जवाब दीजिए, मुझे बस आपको बीच में बस एक चीज ऐड करनी है। कल प्रधानमंत्री ने कुछ शपथ दिलवाई थी पार्लियामेंट के अंदर, जब वो संविधान की डिबेट को लेकर जवाब दे रहे थे। उसमें से एक शपथ बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड नो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द करप्ट। और अभी देखिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक जिन पर आरोप लगे वो सारे शपथ ले रहे हैं। प्रदीप भंडारी संक्षेप में जवाब सर, उसके बाद ब्रेक में जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी आरोपों के आधार जी
बिल्कुल, आरोपों के विपक्ष का काम है आरोप लगाना। करप्ट व्यक्ति तब होता है जब कोर्ट उन आरोपों का संज्ञान ले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भले कोई किसी भी पार्टी के अंदर शिफ्ट हो, हमारी सरकार का मकसद है कि अगर कोई आरोप है उसकी जांच होगी और लॉ अबाइडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से कोर्ट उसको पनिश करेगा और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करेगी। पर करप्शन की किंग सोनिया गांधी के साथ तो अलायंस ये कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, जिनको रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। इसका तो जवाब दे किशोर तिवारी जी। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कांग्रेस के अंदर रहता है और आपकी अलायंस में होता है, करप्शन का किंग हो जाता है वो? इसका तो जवाब दीजिए आप। करप्शन के तो वॉशिंग मशीन उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। सावरकर का मुद्दा जब कांग्रेस उठाती थी तब शिवसेना उन्हें चप्पल मारती थी, लेकिन जब साथ में आई तब सरकार में जाकर बैठ गए। और यही मामला कहीं ना कहीं आज भी शपथ ग्रहण में दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार महाविकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल की पूरी शपथ आज हो जाएगी। 39 मंत्री आज शपथ लेंगे।